हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा चल रहा है, उसमें हम जो लास्ट हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किया था और आज उसी का हम नेक्स्ट मार्केट करने वाले हैं, यानी कि मोनोपोली। जो हमारा मोनोपोली है वो क्या है, तो वो हम आज करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट है मोनोपोली कंपटीशन क्या है। मोनोपोली है वो दो वर्ड से बना है। किस किस से? मोनो प्लस पोली। दो वर्ड्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। मोनो का मतलब है सिंगल एंड पोली का मतलब है कंट्रोल। अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या बन गया? सिंगल कंट्रोल। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया? सिंगल कंट्रोल। किस किस के ऊपर? प्राइस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, मार्केट पे, इन सब चीजों के ऊपर किसका कंट्रोल है? एक ही सिंगल कंट्रोल है, एक ही पर्सन का। तो वो क्या हो गया हमारा? मोनोपोली में हो गया कि मोनोपोली एक वो फर्म है जहां पे सिर्फ एक ही सेलर होता है, सिंगल ही पर्सन होता है, किसी दूसरे का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर हम नॉर्मल बात में कहें तो यानी कि इसका कंट्रोल है अपने प्राइस के ऊपर, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले। प्रोडक्शन किस हिसाब से करना है, मार्केट खुद की है, इसकी अपनी मार्केट, अपनी फर्म और खुद ही क्या है? इंडस्ट्री है। यानी कि ये क्या है? फर्म है, फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री ऑल्सो। यानी कि ये फर्म भी है और इंडस्ट्री, खुद ही फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है। यानी कि जो डिसीजन नहीं है वो खुद ही लेता है, अपने अकॉर्डिंग सेलिंग करता है, अपने अकॉर्डिंग क्या काम करता है। ये एक ऐसी फर्म है जिसके ऊपर एक सिंगल सेलर होगा। बायर तो होते ही हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे इसमें बायर्स होते हैं। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसको कोई टेंशन नहीं होती कि मेरा सामान है, प्रोडक्शन कर दिया वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि मैं सेल करने वाला सिर्फ वन हूँ, मैं सिर्फ सिंगल सेलर हूँ। तो जो प्राइस के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा, जैसे मैं देखूंगा उसी के अकॉर्डिंग है, मेरा खुद का कंट्रोल है। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो पड़ोसी है जो सेल कर रहा है, जो मेरा कंपटीटर है उसका प्राइस क्या है, अगर मैंने उसे ऊपर नीचे कर दिए तो मेरी गुड्स है वो बिकेंगे नहीं या मुझे प्रॉफिट नहीं बचेगा। इसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? इसके पास कोई है ही नहीं। ये अकेला पर्सन है जो मार्केट में इंजॉय कर रहा है, अपना सामान सेल कर रहा है। इसको कोई ही टेंशन नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट भी आ जाएगा या मार्केट में कोई और प्रोडक्शन करने वाला आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो क्या होगा? मोनोपोली होगा। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है, एक सिंगल पर्सन है, यानी सिंगल सेलर है जिसका अपनी कमोडिटी के प्राइस के ऊपर फुली कंट्रोल होता है, अपने अकॉर्डिंग क्या है वो डिसीजन लेता है। तो ये क्या है? इसका बेसिक हो गया मोनोपोली का। इसके फीचर्स क्या है? वैसे देखा जाए तो इन मार्केट्स की एक खूबी कह लो कि इनके जो फीचर्स है वो ही इनका मीनिंग है, या यूं कह लो इसके मीनिंग के अंदर इनके क्या है? फीचर्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर इसका क्या है? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अकेला इंडिविजुअल है मार्केट में सेलिंग करने वाला, सेल करने वाला सिर्फ एक है और परचेज करने वाले बहुत सारे हैं। इसलिए क्या है इसका, उसके ऊपर क्या है? फुली कंट्रोल होता है। इट इज ऑल्सो इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री भी है, यानी कि इसी को जो इंडस्ट्री के डिसीजन होते हैं, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किया था कि वहां पे जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, उसका जो डिमांड है, सप्लाई का रेशियो है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें कि ये मोनोपोली खुद ही देखता है, यानी कि इसकी खुद की अपनी एक मार्केट है, खुद की अपनी इंडस्ट्री है और ये फर्म भी खुद ही है। यानी कि इसकी एक फर्म है जहां पे प्रोडक्शन करता है वो भी खुद है और इंडस्ट्री भी खुद है। ये फुल कंट्रोल ऑन प्राइस, पूरा का पूरा कंट्रोल है इसका प्राइस के ऊपर। इसको कोई टेंशन नहीं है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने अकॉर्डिंग क्या ये प्राइस को डिटरमिनेट करता है, पूरा कंट्रोल रहता है इसका। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए इसको क्या है? टेंशन ही नहीं है कि मेरा सामान है वो सेल नहीं होगा या इसके जो कस्टमर है वो किसी और के पास चले जाएंगे या क्वांटिटी ले लेंगे, क्योंकि इसको पता है कि जो चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, कोई और मार्केट में है ही नहीं। तो ये भी इसको क्या है? बेनिफिट है, पूरा कंट्रोल है। इसलिए क्या ये प्राइस मेकर भी हो गया
यानी कि खुद से प्राइस डिसाइड करता है, कहीं और से प्राइस लेता नहीं है। जैसे प्रोडक्ट कंपटीशन में हम कहते थे कि प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। ये क्या है, प्राइस खुद से डिसाइड करता है। और अगर प्राइस खुद से डिसाइड करेगा तो प्राइस को क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सेम ही चीज के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, यानी कि उसी गुड्स के सेम क्वांटिटी के डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर कर सकता है। ये डिफरेंट कस्टमर से अकॉर्डिंग टू एरिया इसके अलग अलग होंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो बहुत ही बेटर सर्जन है और उस एरिया में वो सिर्फ एक ही सर्जन है जिस एरिया में वो रहता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो ऑपरेट करता है, सपोज वो किसी भी एक चीज का ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है, तो उसके लिए वो 10,000 रुपीज रखता है चार्जेस, ठीक है। उसने 10,000 रुपीज लिए, सेम ही टाइप की डिजीज है वो किसी, सपोज कि इसने रिच से 10,000 लिए, सेम ही टाइप की डिजीज है वो किसी और पर्सन को हुई, तो वो क्या था, पुअर था, उसने देखा कि ठीक है इतना नहीं पे कर सकता, उससे उसने क्या किया, 7,000 रुपए दिए, 7,000 रुपए। तो ये कर सकता है डिस्क्रिमिनेटिंग, उसको पता है कि अगर यहाँ पे इसके आसपास कोई है ही नहीं, इस डिजीज का इलाज करने वाला ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो उसी के पास ही आएंगे। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। इस तरीके से प्रोडक्शन का भी रहता है कि वो सेम क्वांटिटी का या सेम कमोडिटी का डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस है वो भी चार्ज करता है, ठीक है। इससे अपने चीज का फायदा उठाता है कि मैं अकेला हूँ मार्केट में और इसमें सप्लाई का होगा वो नहीं होता, एब्सेंस ऑफ सप्लाई का, क्योंकि ये सप्लाई कब है वो उसको इफेक्ट ही नहीं करते हैं इसकी प्रोडक्शन को ना इसकी प्राइस को, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि ठीक है, इसको भी पता है कि जो मैं प्रोड्यूस करूंगा वो मार्केट में जाएगा ही जाएगा, वो फर्दर सेल होगा ही होगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं जिस से क्या है वो ले ले। तो ये सेम क्या फीचर थे, ये फीचर ही इसका मीनिंग है कि एक ऐसी फर्म जहाँ पे ओनली वन सेलर होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री भी है और इसी के नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर आर अवेलेबल इन मोनोपोली मार्केट। तो बहुत सारे इसमें क्या है, बायर्स भी होते हैं। अब बात ये आती है कि तो फिर ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, जो अकेला ही और कोई पर्सन है वो क्यों नहीं प्रोडक्शन कर सकते, जब इतना इसके अपनी इतनी मनमर्जी कर रहा है, इतना अपने कोडिंग कर रहा है, तो फिर बाकी किसी और को भी प्रोडक्शन करना चाहिए, फिर बाकी क्यों नहीं करते। तो इसकी कॉजेज क्या है, कारण क्या होते हैं जिससे मोनोपोली होती है। सबसे पहला क्या है, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर क्या है, इनका फुल कंट्रोल है, या यूं कह लो कि ओनरशिप है किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ओनरशिप ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जो रॉ मटेरियल था उसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल है, जिसके थ्रू वो चीज बनती है या प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर सारा कंट्रोल इसका है, तो ये किसी और को क्यों देगा। जब ये खुद प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है तो ये किसी और को मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करेगा। जब किसी को रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो फर्दर प्रोडक्शन कैसे कर देंगे, किस हिसाब से प्रोडक्शन कर देंगे, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। या फिर ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हम बात करें कि जहाँ पे जो ऑयल निकला है तो वो लैंड है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, उसका उसके ऊपर मालिकाना हक है, वो ऑनर है उसका, तो फिर वो क्यों देगा किसी और को, वो अपने खुद से क्या उसको फिनिशिंग करके उसको पूरा रिफाइन करके आगे फर्दर मार्केट में सेल करेगा, वो क्यों किसी और को इस पे आने देगा। तो इसलिए कई बार जो रिसोर्सेज होते हैं कोई किसी टाइप का जो बनता है उसके ऊपर उनकी ऑनरशिप हो, या फिर क्या रॉ मटेरियल ऐसा उनके हाथों में हो तो वो किसी और को देंगे नहीं, इससे मोनोपोली आ सकती है। उसको पता है मैं अकेला होऊंगा, मैं किसी को मार्केट में रॉ मटेरियल दूंगा ही नहीं, सेल करूंगा ही नहीं, तो इस चीज को यूज करके प्रोडक्शन कर कैसे लेंगे। तो इसलिए भी क्या है, ये मोनोपोली है वो सिचुएशन आती है। दूसरा क्या आता है, गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है, एक ऐसा कॉपीराइट है कि जो चीज मैंने बनाई है उसका मैं एक अपना एक टैग ले लूं, ठीक है, अपना एक ऑनरशिप ले लूं, ये पेटेंट राइट ले लूं कि जो चीज मैंने प्रोड्यूस करी है उसको मार्केट में या उसको कोई और दूसरा कहीं भी प्रोड्यूस कर ही ना सके। ऐसा क्योंकि ये चीज मैंने इन्वेंट किया, ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, तो मैं नहीं चाहता कि इस इन्वेंशन की कोई कॉपी करे। तो गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंट राइट होता है जिसका क्या है वो पेटेंट करवा लेते हैं कि मेरी इन्वेंशन थी, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही नाम होना चाहिए, इसकी कोई कॉपी ना करे। तो वो क्या होगा, पेटेंट करवा लिया तो उसको कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकता, सिमिलर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो अकेला सेलर है वो उसका रह जाएगा और मार्केट में क्या है मोनोपोली आ जाएगी।
नेक्स्ट है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर क्या है, कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी भी इतनी इन्हांस नहीं होती, यूं कह लो कि हमें इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती है, किसी और को कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है, जिसकी वजह से क्या है हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो टेक्निक्स हैं, जिस टेक्निक से वो प्रोड्यूस होता है मटेरियल, वो टेक्निक्स हम प्रॉपर लागू नहीं कर सकते, या टेक्निक्स वो उस टेक्निक की हमारे पास कमी है। जैसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर होता है कि इस कंट्री की इसमें स्पेशलिटी है, इस कंट्री की स्पेशलिटी है, वो ड्यू टू टेक्निक्स होती है कि वो टेक्निक हम अपने यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी क्या है मोनोपोली आ जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि पर्टिकुलर क्या गवर्नमेंट है वो कंडीशंस लगा देती है, कंडीशन अप्लाई कर देती है कि इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इस तरह का लाइसेंसिंग लेनी होगी, पहले इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, इस तरह की फॉर्मेलिटीज करनी होंगी। तो वो क्या है हर एक कोई पर्सन नहीं कर सकता उन फॉर्मेलिटीज को, मुश्किल होता है कि वो उस लाइसेंस की भी कंडीशन होती है कि आपको इन कंडीशन के बेस पे लाइसेंस मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से भी कई बार क्या है मोनोपोली रहती है कि वो सोचते हैं इतनी सारी फॉर्मेलिटी करेंगे, इतना सारा इतना कुछ करना पड़ेगा, वो भी कंफर्म नहीं है कि हमें लाइसेंस वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना टाइम बाद मिलेगा, तो इतना कौन करे, वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, इसलिए इस फील्ड में आता ही नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या है मोनोपोली क्रिएट होती है, मोनोपोली आ जाती है इसके अंदर। कैपिटल साइज, अब अकेले पर्सन का यहाँ पे रोल है, तो इस पर्सन को कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ही लार्ज क्वांटिटी कैपिटल चाहिए, हमारे पास काफी सारा पैसा होगा, तब क्या हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तब आगे हम उस चीज के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं, कहीं से भी हम लेके भी आए ना मटेरियल या हम लेके आए, तो इसमें जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी इतनी कैपिटल किसी के पास नहीं होती, ना अवेलेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से भी क्या है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। हिस्टोरिकल जो चला आता है इसके अंदर कह लें कि हिस्टोरिकल और फिर एंट्री लैग, यानी कि जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि वो उनके वहां से क्या वो पीढ़ी अंदर पीढ़ी चलता आ रहा है कि वही काम है, वो उसको कंटिन्यू उन्हीं के हाथ में ही है, वो किसी और के हम जाने ही नहीं देते, यानी कि किसी और की एंट्री उसे मार्केट में हो ही नहीं सकती। हिस्टोरिकली वो ही उस काम को करते आ रहे हैं, उनको उसका पूरा तजुर्बा भी है एंड उनको पता है कि एंट्री को कैसे हम रोक सकते हैं। वैसे तो रिस्ट्रिक्शन ही होता है इसमें, लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह काफी फॉर्मेलिटीज होती है, तो एक तरीके से यूं कह लो कि जो न्यू एंट्रीज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, फीचर्स में भी आप ऐड कर सकते हो कि जो नई एंट्री है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है मोनोपोली में, तो इसलिए भी सलाह आता है, तो उन्हीं के वो चलता आ रहा है कि वो अपना काम कंटिन्यूसली काफी टाइम से काफी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, काफी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, तो वो उनको जल्दी से कम्पीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए क्या उनकी मोनोपोली रहती है मार्केट में। और कई बार मोनोपोली कैसे क्रिएट कर लेते हैं, दो बिजनेस हैं तो इनकी बिजनेस क्या कर लेंगे आपस में मर्ज कर लेंगे, मर्ज कर ले कि दो बिजनेस थे, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, या पीछे से बात करें हीरो होंडा का था, उन्होंने आपस में एक मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी थी, एक का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, उन्होंने मिल लिया, दोनों के मिले तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई दोनों की। ठीक है, एक की ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेटर, एक की प्रोडक्शन बेहतर, दोनों जुड़ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई, तो इनको कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसमें क्या करें, दो बिजनेस है उन्होंने मिलके उन्होंने मर्ज कर लिया अपने बिजनेस को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या है ए बी बिजनेस बना लिया, तो अब इस बिजनेस को जल्दी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना, कि जहाँ पे दो फर्मों की पावर लगी हुई है, दो फर्म लगी हुई है, तो ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए भी कई बार करते हैं कि बाकी जितने भी कंपटीटर मार्केट में है भी तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो दो फर्म्स को एक साथ कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से भी क्या है मोनोपोली आ जाती है, हमको लगता है कि एक से काम नहीं बन रहा, तो वो दो मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होकर मार्केट को कम्पीट कर देंगे। तो ये सारे क्या है इसके कारण है जिसकी वजह से क्या है मार्केट में मोनोपोली रहती है। अब इसका हम नेक्स्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कैसे, इसमें भी इक्विलिब्रियम डिटरमिनेट हम करते हैं, बिल्कुल करेंगे। प्राइस को भी डिटरमिनेशन इसमें करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी मनमर्जी से जिसका जो कॉस्ट है उस पर 10 रुपीज लगा हो रही है, 1000 भी चार्ज कर रहा है या जितना मर्जी चार्ज कर रहा है, इतनी भी इसकी मनमानी नहीं होती, लेकिन कंट्रोल होता है कि इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं, इसको ये नहीं देखना पड़ता कि मेरा कंपटीटर क्या स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, इसको ये नहीं देखना पड़ता कि इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस क्या है तो मैं चेंज करूं, या उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसको ये टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ तरह भी अपना प्रोडक्शन है वो कितना कर रहा है, कितनी डिमांड है, किस तरीके के हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ तक बैंड होते हैं, उसी की अकॉर्डिंग क्या ये डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट इसका हम करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एज यूजुअल जो हमने जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें किया था, दो अप्रोच के थ्रू इसमें करेंगे हम, TR एंड TC अप्रोच एंड MR एंड MC अप्रोच।
ठीक है। और MR एंड MC अप्रोच है, इसके अंदर हम दो तरीके से इक्विलिब्रियम करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। एज यूजुअल शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। एंड लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, यानी कि मोनोपोली है वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? सिंगल सेलर है, इसको ये मिनिमम लॉस की सिचुएशन बहुत ही कम आती है। सिंगल सेलर है, अपने ये जो प्राइस खुद डिसाइड करता है, तो इतना कम भी नहीं डिसाइड करेगा इसको नॉर्मल प्रॉफिट हो या इसको प्रॉफिट बहुत कम है, लॉस की सिचुएशन आ जाए। बहुत ही कम और रेयरली चांसेस आते हैं। अदरवाइज क्या है, ये हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, क्योंकि इसका खुद का कंट्रोल है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सारी सर्विस इसी की होनी है। तो मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है मोनोपोली। अब हम पहले करते हैं TR एंड TC अप्रोच। TR एंड TC अप्रोच, शॉर्ट टर्म रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसके थ्रू क्या है टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू हम देखते हैं। तो इसको डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आता है। डायरेक्टली मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊं। एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे हमने वाई लिया, ये 0 हो गया, यहाँ पे हमने लिया प्राइस या यूं कह लो कॉस्ट या फिर रिवेन्यू, और यहाँ पे आ गया आउटपुट। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे TR और TC अप्रोच को देखना है। तो जो हमने थोड़ा सा रिमाइंड करें, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी जो TR क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी ना। ये उसी तरीके से जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर क्या है, TR इतनी आएगी सारी फर्मों की, एक स्मूथ रेट के ऊपर इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी क्या होगी, इसकी जो TR है उसमें क्या चेंजमेंट होगा, इसकी TR होगी इस तरीके से। टोटल रिवेन्यू है वो इस तरीके से कि पहले एक स्पीडली फॉर्म है इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या है थोड़ा सा कांस्टेंट एंड देन क्या होगा रिड्यूसिंग। तो इस तरीके से क्या होगी, इसकी TR की शेप होगी। ये क्या होता है TR, इस तरीके से इसमें TR होगा स्टार्टिंग 0 से, क्योंकि रिवेन्यू है वो 0 से शुरू होगा, चाहे वो मोनोपोली ही क्यों ना हो। तो वो क्या होगा 0 से ही स्टार्टअप होगा, उसके बाद क्या है एक रेट पे बढ़ता बढ़ता फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा क्या है रिड्यूस, एकदम से तो नहीं होता लेकिन कुछ 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 रिड्यूस में होने लगता है। एंड देन हम बात करें TC की, तो TC है वो हमारा उस तरीके से, यानी कि TC ऐसे ही जाएगा। TC हमारा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। TC कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि TC टोटल कॉस्ट है, उसमें फिक्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। फिक्स और स्टार्टिंग में आ जाती है, प्रोडक्शन को ना करो कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, आपकी कॉस्ट उतनी आएगी। ये दोनों पॉइंट पे TR और TC दोनों इक्वल है, तो इस पॉइंट पे वैसे ही वो ही सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट की, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगेन जहां पे इन दोनों का मैक्सिमम गैप होगा किसका, TC और TR का, जहां पे TR है वो ग्रेटर देन TC होगा, जिसका जो डिफरेंस है वो काफी होगा, जिसको हम TR में से TC माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 5, जिसको क्या करते हैं हम प्रॉफिट से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रॉफिट क्या होगा TR माइनस TC, और जहां पे TR है वो ग्रेटर देन TC होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका है मैक्सिमम गैप, ये क्या हो गया प्रॉफिट। और इसी के यहाँ पे अगर हम शो करें तो इसी के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी यहाँ पे TR एंड TC, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया प्रॉफिट, ये क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये होगी प्रॉफिट कर्व। तो ये जो हमारा है ये क्या है प्रॉफिट है, और जो बेसिकली ये A और B है ये क्या हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो इसका बस इतना ही चेंज है TR और TC अप्रोच का। जो ये थोड़ा सा कर्व है वो अच्छा सा नहीं है ना, थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए, इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट को डिनोट करता है।
ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, अगर ऐसे प्रॉपर स्मूथली ना आए तो इसको आप इस तरीके से, हमें क्या है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो दिखाना, तो इस तरीके से भी इस प्रॉफिट को आप डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके बाद का, और जो इसको प्रॉफिट है वो इस तरीके से हम दिखाएंगे TR माइनस TC एंड इट इज TR ग्रेटर देन TC। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वही है, इसके ऊपर हमने आउटपुट लिया, इसके ऊपर हमने कॉस्ट रिवेन्यू और प्राइजेस को लिया। जो TR कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिवेन्यू को, एंड TC कर्व है वो टोटल कॉस्ट को। TR स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एंड रैपिडली क्या है इंक्रीज होता है, उसके बाद एक कांस्टेंट होता है, देन क्या है डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। TC है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको आप कोई भी नाम दे दो, P या Q कुछ भी, स्टार्टिंग एंड दोनों जो पॉइंट है एक S और R, S पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल होते हैं TR और TC, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे फर्म को कोई लॉस नहीं है, उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे TC ग्रेटर देन TR है और यहाँ पे अगेन TC ग्रेटर देन TR, यानी कि इसके पहले क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, रिवेन्यू कम है, दैट मींस फर्म कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है। इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। और यहाँ पे फिर क्या है, जो TR है वो ग्रेटर देन TC होता है, जो कि फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट है किसके ऊपर, AB पॉइंट के ऊपर। इसको हमने पाई से डिनोट किया, इस प्रॉफिट कर्व से भी हमने रिप्रेजेंट किया है। अगेन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, जब TC राइजिंग, TC अगेन बढ़ता है और TR कम हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आने लग जाती है, हम और प्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, हम ये लालच करते हैं कि इतना हम बेनिफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और प्रोडक्शन करें तो और बेनिफिट कमाएंगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल है वो परचेज करना पड़ता है, उसकी जो कॉस्ट है, या नई मशीनरी भी कई बार परचेज करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है, और जो रिवेन्यू है वो कॉस्ट के कंपेरिजन कम हो जाता है। तो उस केस में अगेन है वो TC है वो ग्रेटर देन TR हो जाए। तो ये क्या है, यानी कि एक सिचुएशन तक, एक लिमिट तक ही हमारी TR है वो ग्रेटर देन TC रहता है। तो ये हमारी क्या होगी, TR एंड TC अप्रोच। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी MR एंड MC अप्रोच। MR एंड MC अप्रोच, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसकी बेसिक कंडीशन है वही दो कंडीशन रहेंगी इसकी इक्विलिब्रियम की। कौन कौन सी, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये दो इसकी बेसिक कंडीशन है, जहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल होती है वहां पे फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम बात करते हैं इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हमने पीछे किया था कि दो सिचुएशन होती है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है और एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर तीन तरह की होता है, इसमें तीन सिचुएशन होती है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इसके अंदर क्या है, तीन सिचुएशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस, तीन सिचुएशन होती है जिसके थ्रू क्या है, फर्म एक बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रन करती है, कभी नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, कभी मिनिमम लॉस भी होता है। तो इनको हम करते हैं डायग्राम के थ्रू। वेरी इजी एंड परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो क्या आएगा अभी देखना। सबसे पहले हम करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे डायग्राम अच्छा बन जाएगा, यहाँ करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ये बहुत इजी है, और सबका जो बेस है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम लेंगे कॉस्ट, प्राइस, रिवेन्यू, आउटपुट। अब हमें जो ध्यान में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है परफेक्ट कंपटीशन एंड जो मोनोपोली में जो डिफरेंशिएट करता है वो क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में हमने इस तरीके से एक पैरेलल बनाया था जिसको क्या है हमने MR, AR और P नाम दिया था। इक्वल है क्यों, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी आप सेल कर लो आप प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते तब तक कि आपकी इंडस्ट्री प्राइस को चेंज ना कर दे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, लेकिन मोनोपोली में ये कंडीशन है वो कहीं भी अप्लाई नहीं होती, कहीं भी लागू नहीं होती कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करता है। उसको लगता है कि क्वांटिटी की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्राइस राइज कर देगा, डाउन कर देगा। इसलिए इसका जो कर्व होगा यानी कि जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से बनेगा।
ये होगा मार्जिनल रिवेन्यू और ये होगा एग्रीगेट रिवेन्यू, यानी कि ये एमआर और ये एआर। मोनोपोली में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर इतनी क्वांटिटी आप सेल करो इस प्राइस के ऊपर, अगर लगता है कि प्राइस डाउन होगा, ज्यादा क्वांटिटी, तो इस तरीके से क्या है हमारी क्वांटिटी जिसके अंदर चलेगी। अब बात इसमें करते हैं कि जो कंडीशन हमारी क्या होगी मार्जिनल अप्रोच की, वो हम क्या है कंडीशन यहाँ पे लेके आते हैं, ये आ गई एमसी। एमसी की यू शेप ही रहेगी, इस तरीके से रहेगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, एम आर इज इक्वल टू एमसी, एंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है ना, नीचे से कट करती भी जा रही है, इसको इस तरीके से कट कर रही है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फर्म है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इस तरीके से हम इसको ले लें, एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर इस हिसाब से ये इस क्वांटिटी पे क्या होगा, फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगी। तो उसकी हम एग्रीगेट की बात करें यहाँ पे, तो अगर कॉस्ट हमारी आए तो यानी कि इस प्राइस के ऊपर क्या है, ये गुड्स को सेल कर रहा है, इस प्राइस के ऊपर जो मोनोपोली के अंदर ओ पी प्राइस पे वो एम क्वांटिटी या यूं कह लो ओ क्यू क्वांटिटी सेल कर रहा है। क्वांटिटी उसे क्यू से डिनोट कर देते हैं, ये क्वांटिटी ओ पी प्राइस पे सेल कर रहा है। बट इसकी क्या है, जो एग्रीगेट कॉस्ट है ये क्या होगी, एसी एग्रीगेट कॉस्ट, जबकि इसकी जो एक्चुअली में कॉस्ट है वो कितनी आई है, इतनी आई है। उस गुड्स की जो परचेज सेल कर रहा है उसको OP1 ले ले, इस प्राइस के ऊपर सेल की नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन ये क्या करेगा OP प्राइस के ऊपर। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको आप PST या इसको V नाम दे दें, तो ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हो जाएगा। कि जहां पे क्या होगा, जो एग्रीगेट कॉस्ट है इस क्वांटिटी को वो सेल करता है OP प्राइस के ऊपर या OV के ऊपर इजिली सेल कर, यहाँ पे कैसी कॉस्ट कवर हो जाती है, लेकिन ये जो सेल करता है वो OP प्राइस के ऊपर सेल करता है। तो ये जो इसका एरिया है ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस के ऊपर गुड्स को सेल करता है। तो इस तरीके से क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इस से फर्म क्या है अर्न करती है। अब ये चीजें इनकी क्या रहेंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का यही है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जहाँ पे ये चीज नहीं, यहाँ पे कहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो जहाँ पे AR और AC है वो दोनों इक्वल होंगे वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन ये यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इतने प्राइस में सेल कर रहा है, इतनी क्वांटिटी में थोड़ी ना सेल कर रहा है, तो ये इतने प्राइस में सेल कर रहा है, या यूं कह लो कि ये जो एरिया है वो इसका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। तो ये इतनी क्वांटिटी में सेल करे तो भी इसका काम चल जाता है, लेकिन ये इतनी क्वांटिटी में सेल कर रहा है, इतना जो एक्स्ट्रा प्राइस है ये सारा क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट की नॉर्मल प्रॉफिट की। तो बाकी इसका जो बेस है वो सेम रहेगा। अब हमें तो रब करना पड़ेगा, बस हमें ध्यान थोड़ी चीजों का रखना है। इस तरीके से हम बनाएंगे, ये एज यूजुअल हमारा MR, ये हो गया AR, MR and MC cuts MR from below. This is equilibrium where MR is equal to MC. इतना बेस है वो सभी का सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, मिनिमम लॉस का इक्वल रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, तो इस क्वांटिटी के ऊपर यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। और नॉर्मल प्रॉफिट हम बात करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जहां पे AR इज इक्वल टू AC होगा, वो सिचुएशन किसकी होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की होगी, जितनी कॉस्ट हम बेयर कर उसी के हिसाब से हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी AR AC है वो किस हिसाब से आएगी, इस तरीके से हमें निकालना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AC, यानी कि इस तरीके से आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर कट करके, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपकी AR और AC इक्वल है, जो कि सिचुएशन है नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है,
तो ये क्या है, इस प्राइस की इतनी ही प्राइस की हम इसको सेल करना चाहिए और ये इतनी ही इसके ऊपर क्वांटिटी इसी प्राइस के ऊपर क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है जहाँ पे फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। कई बार प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन काफी हुई होती है, सप्लाई हमारे पास अवेलेबल होती है, तो प्राइस है वो राइज भी नहीं करता कि ठीक है इस प्राइस के ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट ऑफ फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर क्या है वो सेल कर देते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो इसकी क्या आती है, मिनिमम लॉस। वैसे तो मोनोपोली में मिनिमम लॉस की सिचुएशन है वो बहुत ही कम आती है, बहुत रेयर होता है जहाँ पे इस फर्म को लॉस उठाना पड़े, जहाँ पे लगता है कि मटेरियल डैमेज होने वाला है या कुछ भी कोई रीजन हो जाए तो बेशक, अदरवाइज क्या होता है इसमें मिनिमम लॉस इसमें बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ तक का थोड़ा इसका गैप का भी ध्यान रखना है। ये AR हो गया, ये MR हो गया, ये MC हो गया और इस पे इतनी क्या होगी क्वांटिटी, इस तरीके से क्वांटिटी हम सेल करते हैं। इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि यहाँ पे MR और MC इक्वल हैं एंड सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये हमारी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं नया करना। ये हमारी क्या होगी, इतनी क्वांटिटी जिसपे क्या है हम सेल कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी एग्रीगेट कॉस्ट है ना वो होती है इतनी, यानी कहीं भी AR को टच ही नहीं करती, AR को कवर ही नहीं कर पाती कि हम सेल कितना कर रहे हैं, वो P प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारी कॉस्ट है वो इतनी आती है कि हमें इस प्राइस के ऊपर सेल करना चाहिए, लेकिन हम इसके ऊपर सेल करें, हमारे मार्केट में सेल नहीं हो रहा, एग्रीगेट कॉस्ट है वो कवर ही नहीं हो रही इसके अंदर। ठीक है, एग्रीगेट कॉस्ट कवर नहीं हो रही, तो ये सिचुएशन है, ये क्या है, ये मिनिमम लॉस की है। मिनिमम लॉस की है। मिनिमम लॉस कहाँ होगा, जहां पे जो हमारी एग्रीगेट कॉस्ट है ना वो ग्रेटर देन AR होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, AR वो कवर ही नहीं हो पाती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा लॉस होगा। तो ये जो एरिया है ये क्या है, लॉस का है, जहां पे फर्म को मिनिमम लॉस है वो उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हम निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे इस फॉर्म में क्या है कि जो यहाँ से हम लें इस नॉर्मल प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ABC आएगी सिर्फ। AC है उसके अंदर क्या होता है FC प्लस ABC, यानी कि AFC और ABC होता है। तो ये जो A बच गया ना, यानी कि AFC कवर नहीं हो पाती, सिर्फ ABC ही कवर कर पाते हैं। इस फॉर्म पे सिर्फ ABC आती है, वो ही कवर हो पाते हैं, बाकी एक्सपेंसेस फॉर्म कवर ही नहीं कर पाती। तो उतना क्या है, जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना सारा क्या हो जाता है, फॉर्म को लॉस हो जाता है। तो ये क्या थी, शॉर्ट रन की कंडीशन थी, मिनिमम लॉस की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की एंड नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोपोली में लॉन्ग रन की। मोनोपोली लॉन्ग रन के अंदर यानी कि ये बहुत ही रेयर ही मोनोपोली है वो लॉस अर्न करती है। मैक्सिमम मोनोपोली है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। इसलिए मोनोपोली लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की जगह क्या करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि इसको बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें एक सिचुएशन होती है वो होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो उसी के हिसाब से हम क्या है, जो हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बनाया था डायग्राम, उसी के हिसाब से बना देंगे, वही डायग्राम इसके अंदर होगा। आउटपुट आ गया और ये MR हो गया, ये AR हो गया, ये MC हो गया इस क्वांटिटी के ऊपर, सॉरी ये क्वांटिटी है, यहाँ पे MR और MC दोनों इक्वल हैं और इक्विलिब्रियम भी है फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये इतनी क्वांटिटी पे क्या कर रही है, सेल कर रही है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, AC इस तरीके से हम निकालते हैं कि चाहे ये फॉर्म है इस प्राइस के ऊपर, तो ये सारा क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो ये कंडीशन क्या आ गई, सुपर नॉर्मल कंडीशन आ गई। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारी जो MC है
वो इस तरीके से हम निकाल दें कि ये हमारी लॉन्ग रन एमसी है, शॉर्ट रन एमसी है, ये हमारी एसी है जो हम ओवर टाइम हम लेके आते हैं, या शॉर्ट रन एसी है। तो इस तरीके से क्या है, इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोली है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है ड्यू टू कंट्रोल ऑन प्राइस, सिंगल सेलर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कहीं ना कहीं कहें तो इसके फीचर्स और रीजन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है लॉन्ग रन में मोनोपोली। तो ये था हमारा इसका इक्विलिब्रियम। मोनोपोली का पार्ट 1 हम कहें या नेक्स्ट का हम करेंगे। तो आज हमने किया है मोनोपोली है क्या। मोनोपोली जहाँ पे एक सिंगल सेलर होगा जो गुड्स को क्या है सेल करेगा, तो उसकी क्वांटिटी को, और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे, इसका प्राइस के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल होता है, अपने अकॉर्डिंग क्या है प्राइस को डिटर्मिनेट करता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है क्योंकि इसमें एंट्री बैंड होती है, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, पेटेंट राइट क्या है, इसका जो नेचुरल सोर्सेज है उसके ऊपर इसका फुली कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री में, जो इसका जो हिस्टोरिकल चलता आ रहा है टाइम पीरियड की वही प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, वो किसी और को एंटर होने नहीं देते, या इसमें कैपिटल है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके काफी सारे टेक्नोलॉजिकल कई इसके बैरियर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट होती है। इक्विलिब्रियम मोनोपोली का हम कैसे करते हैं, 2 अप्रोच के थ्रू हम करते हैं, TRNTC, MRNMC, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू हमारा 2 टर्म से हम करते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोली फॉर्म है वो 3 सिचुएशंस को फेस करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस की। बट मोनोपोली है वो लॉन्ग रन में हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है क्योंकि इसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट भी करता है, अपने अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन करता है, तो अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेता है। तो इन सभी रीजन की वजह से क्या है, इसका जो लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न करती है, और जिसका जो MR और AR का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी की डिमांड के हिसाब से प्राइस है उसमें चेंजमेंट होता रहता है। तो इसकी वजह से का स्लोप है वो डाउनवर्ड रहेगा, पैरेलल नहीं होता, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो आज के लिए इतना ही, होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।